ठीक है, वर्क पावर एनर्जी आज शुरू करते हैं। बाकी जो तुम लोग का बच गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, वही सर बोले थे कुछ क्वेश्चंस ही बचा हुआ है। देखो अगर आ जाएंगे तो बोले कि हम करा देंगे, नहीं तो फिर हम ही कराएंगे। वो आ जाएंगे तो वही करा देंगे सर बोले। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं तब तक वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में शुरुआत शायद हुआ है, इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ है, तो हम लोग भी शुरू से ही कर रहे हैं। एक लेक्चर हुआ है तो उतना का कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं, तो एक बार शुरू से ही करते हैं क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, तो जैसे वर्क पावर एनर्जी में 3 टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो 3 टॉपिक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, लेकिन तीनों को एक साथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। वर्क, पावर और एनर्जी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। थोड़ा बहुत 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क के बारे में, पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में। इंट्रोडक्शन हम लोग को वहीं से मिल चुका है। ठीक है, वर्क और पावर में भी रिलेशन हम लोग पढ़े थे, और एनर्जी और वर्क और पावर में भी रिलेशन पढ़े थे। एनर्जी को हम कैसे वर्क से रिलेट करते थे, वो सारी चीजें फिर से हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो 9th क्लास और 11th क्लास में डिफरेंस ये होगा कि इसमें ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग को मिलेंगे। बाकी जो कंसेप्ट था मोटा मोटी वही रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन क्या होगा वो सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क अगर हम नाम से जाएं तो डेली लाइफ में हम लोग वर्क के बारे में बोलते हैं काम। ठीक है, कार्य। तो हिंदी में हम लोग इसको कार्य ही बोलेंगे, काम नहीं बोलेंगे। तो अगर कार्य का बात करें तो डेली लाइफ में आम जनता के लाइफ का अगर हम बात करते हैं तो वर्क बहुत तरह का होता है। ठीक है, किसी के लिए सो रहा है वो भी काम ही है उसके लिए। ठीक है, हम लोग अगर होमवर्क देते हैं, होमवर्क हम लोग कर रहे हो तो भी एक तरह का कार्य है। ठीक है, सुबह उठने से रात को सोने तक बहुत सारे कार्य डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। ये बहुत सारे काम होते हैं, नहीं कुछ भी कर रहे होते हैं उसको लोग बोलते हैं काम ही कर रहे हैं। ये काम है, हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा काम है, तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा काम है। लेकिन फिजिक्स में ये वर्क हम लोग वो चीज उस वर्क को नहीं करते हैं। फिजिक्स में जो वर्क है वो कुछ और रिलेट करता है। ठीक है, फिजिक्स में वर्क हम लोग उस चीज के लिए बोलते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो वर्क हम उस वैल्यू को बोलेंगे, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट आए, ठीक है, उस बात को हम लोग कहेंगे वर्क। यानी कि बाकी जो हम लोग वर्क बोलते हैं, बहुत सारे टर्म यूज करते हैं वर्क के लिए, वो सब चीज नहीं बोल रहे। वर्क किसको बोल रहे हैं? तो फिजिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे वर्क का, तो हम लोग ऐसा टर्म को बोलेंगे वर्क जिसमें हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तब बोलेंगे वर्क। थोड़ा बहुत एनर्जी कंसिडरेशन से जाए इस बात पे, तो सोचो कि एक वाल है, दीवार है। दीवार पे अगर हम हाथ मारते हैं, ठीक है, हम पंच उस पे मार रहे हैं। ठीक है, लेट से कि ये हमारे पास एक वाल है। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हो गए। ठीक है, और इस पे पंच मार रहे हैं। अगर हम वाल पे पंच मारे, यानी कि हमने फोर्स अप्लाई करा है वाल पे, लेकिन वाल में कुछ नहीं हुआ, ना ही टूटा ना फूटा, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं हुआ। उस समय हमको क्या लगता है कि हाथ पे बहुत चोट लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों? हमने वाल पे फोर्स लगाया, न्यूटन्स लॉ की बात माने तो वाल ने भी हम पे फोर्स लगाया, लेकिन इस दौरान जब वाल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हमको बहुत चोट लगता है। लेकिन ठीक है, हम वाल पे फोर्स लगाए हैं, ठीक है, और वाल जो है, ये वाल जो था डर गया। ठीक है, ठीक है, वाल जो है टूट गया, फूट गया,
सनी देओल थे बेचारे, एक हाथ मारे वाल टूट गया। तो उस दौरान अगर देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उस दौरान जो फोर्स हाथ पे लगता है वो कम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग वर्क को एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट केस में क्या था, हमने फोर्स लगाया, बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी कि हमने बॉडी पे कोई वर्क नहीं किया, यानी कि कोई भी एनर्जी, हमने जो एनर्जी वाल को दिया, वाल ने हमको वापस दे दिया। ठीक है, यानी कि हमने वाल को एनर्जी दिया, वाल ने हमको वापस दे दिया, इसलिए हाथ पे चोट लगा। बोला कि भाई हमको जरूरत नहीं है, तुम अपना अपने पास रखो। लेकिन सेकेंड केस में जब सनी देओल हिट किया वाल को तो वाल गिर गया, यानी कि उस दौरान क्या हुआ, यानी कि ज्यादा जोर से मारा था, एनर्जी ज्यादा था, वाल कोलैप्स कर गया, टूट गया। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब वो फोर्स लगाया तो वाल जब गिरा, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि इस दौरान अगर हम फोर्स लगाए हैं तो वर्क हुआ है। ठीक है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ है। यानी कि अगर हम ऐसा जब बोले तो क्या हुआ कि जब हमने फोर्स लगाया, यानी कि साथ साथ हमने एनर्जी भी लगाया, कुछ एनर्जी दिया। ठीक है, फोर्स के साथ साथ धक्का दिया, यानी कि एनर्जी दिया, और उस एनर्जी का कुछ पार्ट वाल ने अपने कोलैप्स होने में यूटिलाइज कर लिया, उस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, और इस वजह से वो टूटा है। फर्स्ट केस में उतना कंज्यूम नहीं किया था, मोस्टली वो दे दिया था हाथ को, इसलिए हाथ पे चोट लगा था। सेकेंड केस में मोस्टली पार्ट को कंज्यूम कर लिया और हाथ को कम दिया, तो हाथ का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वर्क जो है, वर्क में फोर्स के साथ भी रिलेशन होगा, और साथ साथ देखेंगे कि एनर्जी इसका से भी स्क्रीन नहीं दिख रहा। रिलेशन। ठीक, ठीक है, यानी कि फोर्स से भी रिलेशन होगा और एनर्जी से भी रिलेशन होगा। अगेन एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम लोग जैसे 9th में पढ़े हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा होगा, हमने इस पे ऐसा फोर्स लगाया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कुछ डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं एस। ठीक है, तो इस दौरान हमने बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क डन जो है हुआ है, वर्क कुछ हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लेट से कि एक हमारे पास रबड़ का बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, रबड़ का ब्लॉक है, ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे जो है फोर्स, यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किसी एंगल थीटा पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। हम जानते हैं ब्लॉक को ऐसे हम फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक जो है पूरा तरीके से डिस्प्लेस हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर खुद ही थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस किए होगे ब्लॉक से, या जेली एक मिठाई आता है, ठीक है, जेली टाइप का ऐसे ही रहता है, रख के अगर हम उसको ऊपर से ऐसा फोर्स लगाएं तो पूरा बॉडी भले ही डिस्प्लेस ना करे, लेकिन मे बी ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है इधर की तरफ डिस्प्लेस होता है। इस अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स के हमको दो दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक आगे की तरफ और एक डाउनवर्ड। इधर एफ है तो इधर की तरफ हमको दिख रहा है एफ ऑफ कॉस थीटा, और इधर दिख रहा है एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि अच्छा सरफेस से ये एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यह हम फोर्स को इधर की तरफ एक्ट करता हुआ एज्यूम कर सकते हैं, तो इधर की तरफ इस दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर लगा है, जिधर सिर्फ प्रेस करा है और एफ साइन थीटा उसको आगे घुमाया है। तो वर्क अगर हम कहेंगे
तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अपने डेफिनेशन में जो है सुधार करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जो 9th में पढ़े थे उसी चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल कहने का मतलब थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, यानी कि हमने 9th में क्या पढ़ा था वो चीज हम पहले बता देते हैं। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, हाँ, और ऊपर देखना कितना छूट गया है, ऊपर का नहीं लिख पाया था। ये बस ठीक है कहानी सर। है। ठीक है, हम लोग पहले से क्या पढ़े थे? वर्क डन। ठीक है, पहले जो पढ़े थे वो लिख रहे हैं पहले। वर्क डन जो होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हम लोग पढ़ते आए हैं और ये चीज यूज करें। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग अगर डिटेल में देखें तो ये फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एलोंग फोर्स लिखते हैं, या फिर फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर ये एस है तो अगर हम वर्क डन बोलेंगे तो वर्क डन बोलेंगे एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बात एक लेक्चर हो भी चुका है और 9th में भी पढ़े हो, इसलिए डायरेक्ट डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कैसे आया क्या आया। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये चीज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एफ एस कॉस थीटा में एफ भी वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड एफ कॉस है जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ डॉट एस। ठीक है, ये हमारा वर्णन आता है। अब इसी एफ एस को हम यहाँ पे जो लिखे हैं सेम, कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स मान लेते हैं किधर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम फोर्स का कंपोनेंट लें इधर की तरफ तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा इंटू एस है, यानी कि ये क्या है? फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम फोर्स इधर रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर लिए हैं। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग लें तो ये थीटा होगा, इसको लिखेंगे एस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला टर्म दिखा रहा है कि वर्क है, यानी कि इसके लिए जब हम वर्क लिख रहे हैं तो हम ऐसा लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि एफ ऑफ कॉस थीटा इनटू एस। ठीक है, इससे काम क्या होगा, क्या कि हमारे बहुत सारे सवाल आसानी से बनेंगे इस सब कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? एस कॉस थीटा इंटू एफ, यानी कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग ले रखा है और यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रखा है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होता है हमारा फोर्स वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो तो अगर हम पूरे बॉडी को देख रहे हैं, यानी कि रबर ब्लॉक को देख रहे हैं, ठीक है, ये रबर ब्लॉक है, तो रबर ब्लॉक भले ही मूव नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है अगर वो भी मूव कर रहा है तब भी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बॉडी मूव करे। मोस्टली केसेस में हम लोग रिजिड बॉडी ही मानते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी है तो बॉडी के बीच का कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का दूरी चेंज नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन आने वाले टर्म में हम लोग रबर भी यूज करेंगे, स्प्रिंग भी यूज करेंगे, तो इन सब में जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट का बीच का वो फिक्स नहीं रहता है। इलोंगेट होगा स्प्रिंग तो चेंज होगा, कंप्रेस होगा तब भी चेंज होगा।
तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फोर्स है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी की जगह हम लोग इसमें क्या चेंज कर देंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ पूरा बॉडी मूव कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही चेंज कर रहे हैं कि अगर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी है इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, फॉर वर्क, ठीक है, वर्क होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो सबसे पहला फोर्स तो होना जरूरी है। ठीक है, बॉडी पे क्या होना चाहिए, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। फोर्स अगर अप्लाइड नहीं होगा तो हम एनर्जी कैसे सप्लाई कर रहे होंगे, और अगर इन फोर्स नहीं लग रहा है तो एनर्जी सप्लाई नहीं है तो वर्क नहीं होगा। ये फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो हम लगा रहे हो या फिर शक्तिमान आके, उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, वो लगा सकता है दूर खड़े खड़े, जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का फोर्स जो है वैसा ही है शक्तिमान पावर जैसा, यानी कि बिना हाथ पैर चलाए ही घिस लेता है अपनी तरफ। ठीक है, दो चार्ज रखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा बिना कनेक्शन के। तो ऐसे फोर्सेस भी होते हैं, तो बस फोर्स होना जरूरी है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, शुड बी। ठीक है, displacement हो चाहिए। हाँ, और भी केसेस देखेंगे कि अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी है तब भी वर्क जीरो हो सकता है। कौन सा केस होगा वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि कभी भी अगर किसी बॉडी हो तो फोर्स का होना है, फोर्स अगर नहीं होगा तो वर्क कभी नहीं हो सकता। विदाउट फोर्स कोई बॉडी हम पे हम वर्क कर ही नहीं सकते, किसी भी तरीके का फोर्स लगा। गैस है, गैस भी है वो भी फोर्स लगाता है, वाटर होगा वो भी फोर्स लगाएगा, कोई भी अगर बॉडी है कैसे भी फोर्स लगा रहा है तभी जाके वर्क होगा। साथ में हम अगर वाल पे खड़े होकर धक्का दिए जा रहे हैं, वाल हिल ही नहीं रहा है, बोलेंगे हम तो सुबह मार जा रहे थे, काम काम नहीं है, आएंगे लेकिन काम नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, हम दिन भर फोर्स लगाए, हम बोलेंगे कि वर्क हमने नहीं किया है। तो ध्यान में रखना है, वर्क होने के लिए फोर्स होना जरूरी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। अब आते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला पे। तो वर्क डन इक्वल टू मिला हमारा एफ डॉट एस, यानी कि दो वेक्टर्स का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि ये अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्वांटिटी जो होगा स्केलर होगा। ठीक है, अगर इसका एसआई यूनिट का बात करें तो ये हमको दिख रहा है कि फोर्स फोर्स का होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर। इसको और क्या नाम देते हैं हम लोग, जूल, इसको कैपिटल जे से लिखते हैं। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का बात किया जाए, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर या जूल का आ रहा है, तो बताओ ये क्या होगा, तुम लोग बताओ। ml to t minus 2 ml to स्क्वायर t minus 2। t-2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन क्वांटिटी। अब इस पे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी एक वर्क जो पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क, अगर हम वर्क का बात कर रहे हैं और पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव हो सकता है कि नहीं, और कुछ केसेस होंगे कि नहीं। तो वही सबसे पहला हम केस बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हम किसको कहेंगे, बता सकते हो, क्योंकि 9th में भी था, बोलो कोई The भी। displacement along the force applied।
ठीक है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव कब आ सकता है। तो पहले हम मैथमेटिकली जा रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू है एफ ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फोर्स एफ है, एस डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं और थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो हम यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं तो ये दोनों हमको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। एफ और एस जो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडुलस वैल्यू होगा। यानी कि अगर इसका साइन, वर्क का साइन कोई डिसाइड कर सकता है तो कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे फॉर वर्क जो है ग्रेटर देन 0 हमको दिख रहा है कि कॉस ऑफ थीटा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो हम लोग कॉस का ग्राफ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का, जैसे दो कोई सा भी वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा 1 बोल रहे हैं, ये एंगल थीटा 2 बोल रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कौन सा एंगल हम लोग लेते हैं, थीटा 1 लेंगे या थीटा 2 लेंगे। सर थीटा 2। थीटा 2। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, दो एंगल बन रहा है, दो वेक्टर है, तो जो स्मॉलर होगा उसी को हम लोग एंगल लेते हैं। तो अगर हम स्मॉलर लेते हैं तो ये जो एंगल थीटा दिख रहा है ये मैक्सिमम पाई हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 से पाई ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये चीज हमको क्लियर है तो यहाँ पे एंगल 0 होता है, ये पाई/2 होता है और ये पाई होता है। कॉस ऑफ थीटा का अगर वैल्यू देखा जाए तो 0 से पाई/2 तक ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, थीटा जो एलिमेंट होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई/2। ठीक है, 0 पे हम लोग क्लोज ले सकते हैं लेकिन पाई/2 पे ओपन। ये साइन पता है, ये जो हम साइन यूज कर रहे हैं इसका मतलब यस पता है। यस ठीक है, सर। क्लोज्ड है यानी इंक्लूडेड है, ओपन है यानी कि एक्सक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि 0 वैल्यू लेंगे तब भी होगा लेकिन पाई/2 के लिए नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर इस पे हम डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, यानी कि थीटा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो हम बोलेंगे कि वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। एफ है, एस है, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा एक्यूट बन रहा है तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हो रहा हो। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझते हैं। यानी कि अगर हम इस पे कोई एक फोर्स ऐसा हम लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, सिंपल सा केस ले रहे हैं, इधर ही फोर्स लगा रहे हैं और इधर ही हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये अभी हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि तुम लोग को हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत 9th क्लास का याद होगा। ठीक है, नहीं होगा तो बोल देना। क्योंकि अगर फोर्स हम लगा रहे हैं तो ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी कि इसके पास बॉडी है, एक छोटा सा पार्टिकल हम मान रहे हैं, तो उसके पास एनर्जी गेन कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ रहा है। तो एनर्जी वो कैसे आ रहा है, हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात हम बचपन से जानते हैं। यानी कि हम एनर्जी को या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। एक फॉर्म होगा तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नया नया एनर्जी हम बना दे ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स हम प्रोवाइड किए हैं, ये फोर्स जो है इसका एनर्जी बढ़ाने में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम फोर्स लगाए तो उसका एनर्जी जो है बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि हम जो फोर्स लगाए हैं उससे जिस भी बॉडी पे फोर्स लगाए हैं उसका एनर्जी बढ़ रहा है।
तो ऐसा जब हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है। गैसेस के केस में भी, गैसेस स्टेट पढ़े होगे तो वहां भी ऐसे ही वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का लोचा है, इसलिए हम केमिस्ट्री में भी नहीं जा रहे। लेकिन फिलहाल अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं हम, उसमें अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट ही है, उसको हम ग्राउंड सरफेस से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम ऐसा फोर्स लगाए और उठा के एच हाइट तक ले गए। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ले गए हैं जो भी। तो अगर हम ये फोर्स इसको उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने लाया है, तो हमने इस पार्टिकल का बोलेंगे कि एनर्जी बढ़ाया है। एनर्जी अगर बढ़ाया है यानी कि हमने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वर्क। आगे अगर हमको फिजिकल न्यूमेरिकली देखना होगा, देखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है। अगर एंगल एक्यूट होगा तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कोई सा भी बोलो। फ्रिक्शन। पहला तो ये, अगर फ्रिक्शन से पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है तो इसमें वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड, कार है, ठीक है, इसका इंजन ने कुछ फोर्स लगाया, कैसे भी इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। इस केस में वर्क डन जो हुआ होगा, पावर जो हमने वर्क हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमको मिल जाएंगे जो देखते हैं हम लोग रियल लाइफ में कि वर्क पॉजिटिव कब होता है। नेक्स्ट केस, वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वर्क से हम क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कंसेप्चुअली समझें तो अगर हम कोई बॉडी आगे जा रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी आगे जा रहा है, हम उसमें रस्सी बांध के पीछे से खींचना शुरू कर दें, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका स्पीड को घटा रहे हैं, यानी कि हम उसका एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी का एनर्जी घटाने में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स का वर्क को हम लोग बोलते हैं कि हमने उस पर निगेटिव वर्क करा है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखें तो ओमेगा इजकल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से फिर से कॉस ऑफ थीटा जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। तो ये ग्रेटर कब हो सकता है, जब थीटा लेस देन के लिए, लेस देन होना चाहिए। थीटा कब निगेटिव होगा, तो यहाँ कर्व से हमको पता है कि निगेटिव, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है। और ये थीटा कहाँ से कहाँ लाइक कर सकता है, तो 0 से पाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पाई/2 से पाई होना चाहिए, तो थीटा शुड बी एलिमेंट ऑफ पाई/2 टू पाई। ठीक है, अगर ऐसा एंगल हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क पॉजिटिव होगा। और ये ध्यान से देखो तो ऑब्ट्यूज है। ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑब्ट्यूज। यानी कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स जो अप्लाइड है रिड्यूसेस एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी का एनर्जी को हम घटा रहे हैं, फोर्स होगा उसका वर्क निगेटिव होगा, अगर बढ़ा रहा होगा तो पॉजिटिव होगा। इसका एग्जांपल बोलो। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो कहीं भी, ठीक है, तो ये एंगल दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 है तो इसमें वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। यानी कि ऐसे से बहुत जगह हम लोग देख सकते हैं कि वर्क निगेटिव होगा। हर जगह निगेटिव वर्क में ये बात ध्यान रखना है कि
जो हमारा मतलब क्या है, फोर्स जो है जिस बॉडी पे उसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। केस 3 वर्क इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 वर्क। ठीक है, 0 वर्क होने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है। 0 वर्क होने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट फोर्स ही 0 हो, सेकंड प्लेसमेंट 0, या फिर थर्ड कॉस ऑफ थीटा जो हो ये 0। कॉस ऑफ थीटा 0 कब होता है? थीटा जब π/2 π/2 हो, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ऐसे केसेस में जो वर्क होगा 0 होगा। अब ध्यान से सोचते हैं, तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो जो फोर्स होगा सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं तो हम उसमें कोई एनर्जी का चेंज नहीं ला रहे हैं, और इस वजह से बोल रहे हैं फोर्स का जो वर्क पे। ठीक है, फोर्स भी है लेकिन वर्क 0 है कि फोर्स जो है उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला है, उसका वर्क जो है 0। तो इसका फोर्स ही नहीं एक्ट कर बॉडी पे। बल से बात हम समझ रहे हैं, फोर्स ही नहीं लगाए तो वर्क कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट ना हो। ठीक है, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो जैसे एग्जांपल्स अगर इसका देखें तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे पहला हम एग्जांपल, एक बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा। इस केस में अगर वर्क हमसे कहा जाए तो इस पे हमको कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। जो भी फोर्स नेट लग रहा होगा वो कैंसल आउट करके 0 है, तभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जो फोर्स है 0 है, इसीलिए वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर कोई वेट दिख रहा है, मान लेते हैं मास है, तो mg ऊपर फोर्स दिख रहा है। तो इस केस में जो वो perpendicular long velocity for सेकंड, मान लेते हैं कि ये वाल है। ठीक है, हाँ फोर्स लगाए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं। अगर हम उस पे फोर्स धक्का दे रहे हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे है 0। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डन 0। ठीक है, ये दो हार्ड तो हम बता दिए। थर्ड, अब तुम लोग जितने भी केसेस हम लिख रहे हैं वो तुम लोग बताओगे। एक यहाँ पे एक रस्सी में एक स्टोन बांध ली और इसको ऐसा सर्कुलर मोशन में हम घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T है, इधर की तरफ वेलोसिटी इसका भी है। इस केस में वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? 0 0 0 होगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर। हर थोड़े थोड़े टाइम पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह परपेंडिकुलर ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0, क्योंकि टेंशन जो है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा ही ऐसा दे रखा है पेंडुलम में। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, ये इसका एंगल थीटा पे हम ले जाके छोड़ देंगे। इस केस में वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? 0 जी होगा। क्यों? इससे वही केस यस
टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन 0। सर आवाज बहुत कट रहा है आपका। यस सर। हेलो, अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। बोल दिया करो। while walking वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हमको ये बताओ कि फ्रिक्शन हम वॉक करते हैं तो किधर एक्ट करता है, आगे या पीछे? सर शायद आगे करता है। शायद का क्या मतलब हुआ? सर एक सोच सेकंड। के बोलो, सोच के बोलो। सर निगेटिव होगा। वर्क डन या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? सर वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, और किसी का? चलो पहले ये बताओ कि फ्रिक्शन जो लगता है, हम चलते हैं तो किधर लगता है हम पे? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। वाह। आखिर हम ग्राउंड पे चल पाते हैं तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि हम खुद को धक्का देके कभी गिर नहीं सकते हैं, ये बात मानते हो? पकड़ के धक्का दे रहे हैं खुद को, कभी नहीं गिरोगे क्योंकि इंटरनल फोर्स। ठीक है, अगर हम चल भी पा रहे हैं, आगे बढ़ भी पा रहे हैं, तो हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स करेगा तभी हम बढ़ पाएंगे। न्यूटन ने बता के गए थे। सर आगे लगता है, फॉरवर्ड जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है उसी में। हाँ ठीक है, तो फ्रिक्शन जो लगता है वो आगे ही लगता है, इसलिए हम आगे बढ़ भी पाते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान दो, तो जब तुम चलना शुरू करते हो तो अर्थ को तुम पीछे धक्का देते हो। फील करके देखो, जब हम चलते हैं तो अर्थ को किधर धक्का देते हैं? पीछे की तरफ देते हैं। ये, तो फ्रिक्शन ये, किधर लगेगा? आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यही रीजन है कि हम आगे बढ़ भी पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हम बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो वही एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन ही हमको मूव कराने में जो है मदद करता है, फ्रिक्शन ही हमको मूव कराता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? सर तो वर्क डन सर पॉजिटिव हो गया ना उसका। वर्कडन पे आ रहे हैं अभी। ये बात क्लियर है कि वाइल यस सर। वॉकिंग जो होता है, फ्रिक्शन किधर लगता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर फॉरवर्ड में नहीं लगेगा, यानी जिधर मूव कर रहे हैं पीछे की तरफ से मूव करेंगे तो फॉरवर्ड नहीं, पीछे लगेगा। खैर, अब आते हैं वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन का बात कर रहे हैं तो ध्यान से सोचो, जब वॉक कर रहे हो सोचना पड़ेगा, सामने नहीं है, दिखा नहीं सकते हैं, और फोटो मेरा बहुत बढ़िया बनता है इसलिए बनाना नहीं चाह रहे, ठीक है? तो खुद ही सोचो, जब चलते हैं हम लोग तो एक पैर जब जमीन पे होता है, ठीक है, और दूसरा पैर हम लोग उठा के आगे चलते हैं, सोचना है, ठीक है? तो जब पिछला पैर, यानी कि जो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में था उस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, लेकिन जो पैर उठा के आगे चले उस पे तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है। यानी कि जिस पैर में डिस्प्लेसमेंट है उस पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, और जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो तो ग्राउंड के कांटेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी कि यस सर। वर्क डन बाई यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आएगा? 0। बात समझ में आया? क्योंकि यस सर। जिस पैर पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कांटेक्ट में है, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट है उसमें तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा इसका? 0 होगा। यानी कि फ्रिक्शन शॉर्ट में ही लिख रहे हैं,
ठीक है, जिस लेग पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर जब दूसरा पैर लगाए उठाते हैं तो ऐसे ही हर बार होता है यही चीज। अब तो इसका आंसर हमको सही सही मिलना चाहिए। वर्क डन बाय नॉर्मल while climbing a stair। ठीक है, किसी स्टेयर केस पे अगर हम चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल। सब पॉजिटिव। हम चढ़ रहे हैं, फिर से सोचो, सर जीरो सीढ़ी ही होगा कैसे तो। चढ़ते हैं? जीरो होगा सर। क्या होगा? जीरो ना होगा, क्योंकि यस सर। ध्यान से जब हम स्टेयर केस पे चढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमारा एक पैर है, एक पैर हवा में, ठीक है। तो जो पैर यहाँ कांटेक्ट में है, दूसरा पैर आगे गया, यहाँ पे होगा, फिर ये उठेगा, फिर आगे जाएगा, यानी कि नॉर्मल अभी ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। यानी कि जिस पैर में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल लगेगा नहीं। तो जिस जहाँ पे मतलब जिस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसीलिए बोले थे कि बॉडी का एक पार्ट डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करने का मतलब पॉइंट ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ फोर्स हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वर्क डन क्या है? जीरो है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ फोर्स है, उस जगह पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था ना, नाम दिए थे एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहाँ पे था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। पिछले केस में भी वही था, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं था, भले ही पूरा बॉडी मूव कर रहा उससे, तो उस फोर्स का जो है वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बात है, इन सबको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही सोच के ही बोलना। हम एक नहीं वॉल पे बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, बॉल सर जाके आवाज कट वॉल गया से सर फिर से। टकराया, ठीक है। हम एक बॉल लिए हैं, बॉल को वॉल पे फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर वो बॉल जाके वॉल पे टकराया तो नॉर्मल फोर्स लगा होगा, उस नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या होगा बॉल पे? सब क्वेश्चन क्लियर है पॉजिटिव। सबको? यस सर। सोचो ध्यान से। सर उस पे लगा सर वो चपटा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हाँ, हुआ। उतना डिफॉर्मेशन पे मत जाओ, डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो सर वो वहीं पे रह गया, चिपक गया सर वॉल पे। इलास्टिक कोलिजन है मान लो, इलास्टिक। बॉल चिपकता थोड़े वापस आ जाता है ना टकरा के। सर तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो रहा है। हाँ, मतलब डिफॉर्मेशन को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, डिफॉर्मेशन उतना मत जाओ कि बॉल चिपका होगा, वो बहुत ही इंस्टेंट के लिए होता है, उस चीज को नेग्लेक्ट करो। क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो जीरो होना चाहिए। जीरो होगा, क्योंकि यस। बॉल जब वॉल पे टकराया, जब तक कांटेक्ट में होगा तब तक ही नॉर्मल लगा होगा,
Yes, sir. बात समझ आ रहा है? जब तक वो कांटेक्ट में होगा तब तक नॉर्मल फोर्स लगा होगा, और जैसे ही कांटेक्ट छूटा, नॉर्मल छूटा, तो जब फोर्स है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स नहीं, तो वर्क डन यहाँ भी क्या होगा, दोनों। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं, तो इन सब चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकली कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट is displaced from A 2,3 to B 4,6, सब मीटर में ही है। ठीक है, अंडर फोर्स F is equal to 3I plus 6J, फाइंड वर्क डन। So 24 Joule. ट्वेंटी फोर आ रहा है, नहीं अच्छा, ये ऐसा दे रखा है 0.6, इसलिए इसमें सही हो सकता था। ठीक है, ये दे रखा है So minus में आ रहा. ठीक, करना वही है जो पहले किए थे। So minus 12 Joule. -12, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट वाले के लिए पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, के वाला है नहीं तो रहने दे रहे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4i कैप प्लस जे वाला तो ये के कैप, यही होगा। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी है, ये अगर आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर, यही होता है पोजीशन वेक्टर। अब हमको यहाँ पे ए से बी जा रहे हैं, यानी कि इस वेक्टर का जो आर क्या देख के वो ट्रेंगल ऑफ एडिशन की बात माने तो आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू आर बी, तो ध्यान से वहां से देखो तो आर ए बी हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखो, आर बी So वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ट्रेंगल लॉ से साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से हम yes. क्या लिख सकते हैं, 2i कैप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो -3 हो जाएगा ना, प्लस 6 के। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वर्क डन क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट आर ए बी। अब तो आसान है, 3i प्लस 6j डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, ये 6 माइनस 18 -12 जो
ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस होगा करने का, अगर 2 पॉइंट्स दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो। ठीक है, तो ये वाला इजी क्वेश्चन होता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट लिखो, सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट तो और आसान है। क्रॉस होता है थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, डॉट में तो भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक किसी हाइट पे, मान लेते हैं एच हाइट पे है, यहाँ से बॉल है एक, इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम एक बार इसको ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, एक बार हम इधर कहीं 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, एक बार ऐसे फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, और इसी को फिर से ले जाके इधर फेंके 10 मीटर पर सेकंड से। ये फोर्थ केस, यानी कि अ बॉल इज थ्रोन एज shown in different cases, as different cases केस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एक ही बॉल को हम बारी बारी से फेंक रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ईच केस। ठीक है, हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, बोलो। सर सेम होगा, mgh। सारे केस में अगर बॉल को देखो तो नीचे mg ही लग रहा है, और ये इनिशियल पोजीशन है, और बॉल को आना यहाँ पे फाइनली है। हम ऊपर फेंके हूँ या नीचे फेंके हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल का बीच का दूरी होता है। अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, नीचे आएगा तो एच डिस्प्लेसमेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो कुछ और रहेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, तो हम इधर इस वाले के लिए इधर आके गिरेगा, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। हर केस में हम वर्टिकल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली क्या डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, हर में अगर देखेंगे तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो सब में एच 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 ही दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कि हम उस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे हम फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं। यानी कि अगर फर्स्ट केस के लिए देखोगे तो ये पार्टिकल ऊपर गया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, यानी कि इस पोजीशन ए से बी पोजीशन पे आया होगा पहले ऊपर जाके। पार्टिकल 2 पर जब फेंक रहे होंगे तो ये आगे जाके ऐसा कुछ गिरा होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ऐसा डायगोनली शेप में कुछ आएगा, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग mg इन ऑल केसेस इज h। ठीक है, सब में डिस्प्लेसमेंट h है, तो वर्क डन जो होगा mg h होगा सारे के सारे केस में। ठीक है, अगर इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जैसे हम थर्ड वाले के लिए एक बार बना के दिखा रहे हैं। थर्ड वाले केस में हम इधर फेंके हैं, तो ये पार्टिकल जो है इधर कहीं आके गिरेगा। इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी, इस केस में ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बॉल पे हमेशा फोर्स किधर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स नीचे है, तो हम लास्ट में जब देखेंगे तो ये एंगल थीटा अगर होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। इस डिस्प्लेसमेंट का इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो ये हमको एच ही मिलेगा, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट रहे, हम अगर mg की तरफ उसका कंपोनेंट लेंगे हर केस में, तो इसलिए हम हर केस के लिए वर्क डन लिख रहे हैं mgh।
सवाल बहुत सिंपल सा है, लेकिन बस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करना यूज करना है वो बात इम्पोर्टेंट है, उस चीज को समझना है। ठीक है, तो ये सब जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सब सिर्फ कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, सब चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे तो उस समय इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वहां पे बोल देंगे कि एमजीएच ही लगेगा सब में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली ये बता रहे हैं कि फोर्स अगर डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट कैसा भी रहे, तो हम जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फोर्स के अलोंग वाला देख रहे हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स है डिस्प्लेसमेंट को उसको नहीं देख रहे हैं। और ऐसा देखने से जो हमको फोर्स मिल रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच दिख रहा है और एमजी दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट एच दिख रहा है, इसलिए हम हर केस में आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वर्क डन एमजीएच होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे हम लोग शुरू करेंगे, तो वर्क से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, और आगे जो जो टर्म आते जाएंगे उन सब चीज को हम लोग यूज करते जाएंगे। और सर किसी को भी, हाँ सब पूछना तो सर वो सर बॉस केमिस्ट्री में और मैथ्स में सर एडवांस का वर्कशीट दे रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन का, सर आप भी दीजिएगा। हाँ, तुम लोग में नहीं जा रहा है यस सर। वर्कशीट, नहीं जा रहा है तुम लोग में? सर वर्कशीट जा रहा है लेकिन सर वो एडवांस लेवल का एडवांस लेवल का अलग से सर बोले कि बना के भेजेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, अभी तक तो हमको उसके बारे में देखे नहीं है। ठीक है, बात कर लेंगे। ऐसे तो वर्कशीट एक शायद जा रहा है, हमको जहाँ यस तक सर, पता है डीपीपी आ रहा है। यस सर, डीपीपी आ DPP आ रहा रहा है। है। कहाँ तक हो गया डिस्कशन उसमें? सर उसमें भी 20 तक शायद हो गया लगभग। 17 या 20 तक? 20 था। यस सर। अभी नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है? सर काफी ज्यादा मिल चुका, अभी सर 34 तक 35 तक मिल चुका। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 20 तक हो चुका है ना, तो डीपीपी नंबर 21 22 छह क्वेश्चन ही है, कल छुट्टी भी है, तो ये दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसका मॉड्यूल मिल चुका है बुकलेट वर्क का? यस सर। ठीक है, अभी तो इसमें कुछ किया नहीं है तो अभी होमवर्क नहीं दे रहे हैं। डीपीपी नंबर 21 और 22 नेक्स्ट क्लास में शुरू में ही डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, जो भी डाउट यस सर। होगा। और एक चीज और, बाकी लोग, सर आवाज कट बाकी गया जनता आपका। कौन कौन है? हेलो? यस सर। हाँ, मतलब बाकी जनता से बोल रहे हैं, जैसे रौनक, शिवम, यस मतलब सर। 1 घंटे में कभी यस कभार सर। बोल भी लिया करो, बोलते रहना चाहिए। ठीक है, यस सर। बोल। हाँ, तो कभी भी कुछ भी जैसे डाउट हो या फिर ऐसे भी कुछ भी, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं सिंपल सिंपल चीज ही, cos थीटा 1 कब होता है, तो उस समय भी बारी बारी से बोल सकते हो। ठीक है, होता क्या है कि जब तुम बोलोगे, बोलने का इच्छा रखोगे, तो हो जैसे माइंड में रहेगा कि हाँ हम सोच रहे हैं, और सबसे ज्यादा सीखने को तभी मिलता है जब तुम खुद से सोचोगे। सब कुछ अगर आगे परोस के मिल जाए तो हम नहीं सीख पाते हैं जब तक कि हम खुद से एक बार बनाने का ट्राई नहीं करते हैं। खाने का बात ही है, वैसे ही यहाँ भी है। तो एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जब तक कोई भी कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे या बोलने का कोशिश नहीं करोगे, माइंड लगाने का कोशिश नहीं करोगे, नहीं सीख सकते हो। ठीक है, इसलिए आगे से मतलब कभी भी छोटा चीज ही नहीं समझ में आए तब भी बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल बन ही जाए, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा बात तो उस पर बोलते रहना चाहिए। ठीक है, यस। सबके लिए है, किसी पार्टिकुलर को हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज पूरे लेक्चर में सिर्फ 2 ही लोग बोले हैं, इसलिए। ठीक है, फिर आज तो खैर लाइन था। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।